शास्त्री जी, आपने अपने लंबे समय का जो आपका अपना एक अनुभव है इस क्षेत्र में, आपने खूब वीआईपी जो हिंदुस्तान के बड़े-बड़े वीआईपी हैं, उनका भी वास्तुशास्त्र आपने चेक किया है, देखा है, मार्गदर्शन भी किया है, कुछ संस्मरण? माननीय 2002 से 4 के बीच का वाकया है। स्पष्ट तारीख तो मैं रिकॉर्ड में दे दूंगा आपको। तो उस समय हमारे माननीय सीएम साहब, जो अभी वर्तमान में आज के दिन तक जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो उस वहाँ तक मुझे ले जाया तो मैंने जाकर के मोदी साहब को सबसे पहले यही कहा था कि आप बीम के नीचे हैं तो भयंकर टेंशन में होंगे। तो लोकसभा की जो स्थिति है, ये लोकसभा जो है हमारी गलत बन चुकी है। और इसका जब वो बन रही थी तो मैं स्वयं गया था, वहाँ भूमि देख करके आया और उसका ट्रिंगल के ऊपर में मैं देख के आया। वहाँ मैंने काफ़ी दोष गिने और मैंने अपनी बात पहुँचाई आगे। लेकिन अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि उन बातों पे अमल नहीं हो पाया। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी दोष है? भयंकर दोष है। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का भी जो है कई बार मेरा जाना आना हुआ है, वहाँ है। तो उसका नतीजा यह था कि पेपर लीक का मूल समस्या पे हम जाते नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दृढ़ता के साथ कहता हूँ, यहाँ का नगर निगम, यहाँ की सरकारी भवनों को, यहाँ की उस व्यवस्था को यदि ठीक कर लिया जाए तो निश्चित तौर के ऊपर में प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। ज्योतिष की जब बात की जाती है तो कई विधाओं में ज्योतिष शास्त्र को देखा जाता है। जन्म पत्री होती है, न्यूमरोलॉजी होती है और एक शास्त्र और होता है वास्तु शास्त्र। दरअसल पिछले कुछ सालों में वास्तु शास्त्र ने जिस तरीके से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है, आज कोई भी नया बिजनेस शुरू किया जाता है, नया घर बनाया जाता है, नई दुकान बनाई जाती है, कोई भी आपका रहने का ठिकाना हो या ऑफिस का ठिकाना हो, सबसे पहले वास्तु देखा जाता है। और देखा यही जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वो ये वास्तु जो शब्द है ये आजकल बहुत प्रचलन में है। बहुत लोग होते हैं जो वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या है वास्तु? वास्तुशास्त्र है क्या? इसे समझना पहले बेहद ज़रूरी है। और किस तरह से इसे देखा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसकी वास्तविकता क्या होती है, क्योंकि वास्तु को अगर हम अलग करें तो वास्तव में ही हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल आज की जो चर्चा होगी वो होगी वास्तुशास्त्र पर। और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वास्तुविद कह लें, ज्योतिष कह लें, और ज्योतिष शास्त्र की तमाम विधाओं में अपना हस्तक्षेप रखने वाले जो शख्सियत जिन्हें हम कह सकते हैं। हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और आज की इस कड़ी में इस प्रोग्राम में तमाम आपके जो सवाल जवाब होंगे उन्हें भी हम पूछेंगे, देखेंगे कि वास्तुविद होता क्या है। और आज की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं आचार्य गणेश शास्त्री जी, वास्तुविद हैं और कई प्रसिद्ध इमारतों का वास्तु ये देख चुके हैं, कई बड़ी शख्सियतों का वास्तु ये देख चुके हैं। लेकिन सीधा रुख करते हैं शास्त्री जी के पास और जानेंगे कि आखिर वास्तु है क्या, फिर हम लगातार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि वास्तु शास्त्र पिछले काफ़ी समय से बहुत नाम प्रचलन में आ रहा है, आखिर है क्या वास्तु शास्त्र? आदरणीय, पूरा का पूरा भूमंडल जो है और हमारा जो शरीर है, 84 लाख योनियाँ जो हमारे में होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी का शरीर आता तो मानवीय शरीर आता, आदमी आते हैं, यानी इंसान का शरीर माना जाता है जी। और ये जो शरीर है ये 5 तत्वों के द्वारा विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि 5 तत्वों के समावेश के द्वारा ही जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप होता है। ठीक उसी प्रकार से इस भूमंडल के ऊपर में, चाहे वो देश भारत हो, चाहे भारत का कोई राज्य हो, चाहे भारत का छोटा गांव हो, चाहे विदेश हो, चाहे और कोई अन्य देश हो,
संपूर्ण भूमंडल के ऊपर में पांचों तत्वों का जो समावेश होता है, क्षिति जल पावन गगन समीरा, तो पांचों तत्व जब सम्मिलित हो जाते हैं तो एक पूर्णता आ जाती है। और उस पूर्णता को यदि हम बैलेंस स्थिति देखें तो उसी को हम वास्तु कहते हैं, जो वास्तव में है। तो वास्तु जो है वास्तव शब्द से बड़ा इत्मीनान रखता है और ये जीवन का प्रमुख अंग है। ये वैदिक काल से करोड़ों वर्षों से ये व्यवस्था चलती आ रही है इस भारत देश में। चीन में चल रही है, जापान में इसको की का रूप मानते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा, इसको की कहते हैं। चीन के अंदर में इसको फेंग शुई का स्वरूप दिया गया है, लेकिन ये है मूल सनातनी भारतीय विधा। और इस विधा का प्रमुख जो है वो है पांचों तत्वों के ऊपर में इसको हम लोग समाहित मानते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ में 5 अंगुली होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है, तो कोई भी अनबैलेंस्ड स्थिति आ जाती है किसी भी तत्व की, अग्नि तत्व बढ़ गया, पृथ्वी घट गया, आकाश तत्व बढ़ गया, जल तत्व घट गया, तो हमारी अनबैलेंसिंग हो जाती है। जिस प्रकार से हमारा चौपहिया वाहन हो या दुपहिया वाहन हो, वाहन जब अनबैलेंस्ड हो जाता है तो आदरणीय प्रदीप जी हम उसको ले जा करके किसी के यहाँ बैलेंस बनवाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बैलेंस की स्थिति का नाम ही जो है ये वास्तुशास्त्र है और हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। हजारों वर्षों से है शास्त्री जी, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ समय में शायद इस शास्त्र का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। हाँ, जिस प्रकार से हमारे मोबाइल को हम दूरभाष कहते हैं, हिंदी का शब्द है ये, व्याकरण का शब्द है, तो दूरभाष पहले भी था। संजय ने जो है अपनी आँखों के द्वारा महाभारत का युद्ध दिखाया था, तो ठीक उसी प्रकार से दूरभाष की स्थितियाँ भी थी। दूरभाष जो हुआ या दूरदर्शन जो हुआ, उसी प्रक्रिया के अंदर में उसका डेवलपमेंट हुआ। ये वैज्ञानिक ज़माना है। आज का युवा या आज के युवा बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम हकीकत के आसपास आएंगे, तो जाकर के इसका धीरे धीरे एक विस्तारीकरण हुआ है। बाकी तो ये परंपराओं से चलता आ रहा है। भगवान राम की परंपरा में था, भगवान कृष्ण की परंपरा में था। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास में संधि का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि हे दुर्योधन जी, आप समझ जाइए, इस युद्ध को टाल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। तब दुर्योधन ने ये कहा था कि 1 इंच भी मैं सुई की नोक बराबर भी आपको भूमि नहीं दूंगा। तब भगवान ने उसी क्षण एक कला का सृजन किया था, तात्कालिक कला, जिसको हम आजकल को तात्कालिक टिकट भी कहते हैं कि एयर की टिकट हो या प्लेन की टिकट हो या काल रिजर्वेशन कहते हैं। तो तात्कालिक सब भगवान ने कहा कि ठीक है, तो दुर्योधन अंतिम युद्ध जो है मैदान जंग में होगा, आ जाना। तो उस समय भगवान ने अपनी रक्षा के लिए, जैसे ही दुर्योधन जी जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए आदेश देते हैं, भगवान ने अपना सुदर्शन तत्काल रूप से चला लिया। तो इस प्रकार से भगवान प्रभु राम के पास में 12 विधाएं थी, 12 कला के अवतार थे। भगवान कृष्ण संपूर्ण कलाओं के आधार थे, 16 कलाओं के, उसमें एक प्रमुख विधा जो तात्कालिक जो स्थानीय व्यवस्था होती है, उसका कुछ अंश वेदों के अंदर में वास्तु का रूपांतरण किया गया, वही वास्तुशास्त्र है। और ये भगवान शिव के डमरू से निकली हुई है, आदिकाल से अनादिकाल से चलता आ रहा है। शास्त्री जी, आपने अपने लंबे समय का जो आपका अपना एक अनुभव है इस क्षेत्र में, आपने खूब वीआईपी, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े वीआईपी हैं, उनका भी वास्तुशास्त्र आपने चेक किया है, देखा है, मार्गदर्शन भी किया है। कुछ संस्मरण? माननीय 2002 से 4 के बीच का वाकया है, स्पष्ट तारीख तो मैं रिकॉर्ड में दे दूंगा आपको। तो उस समय हमारे माननीय सीएम साहब, जो अभी वर्तमान में आज के दिन तक जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो वहाँ तक मुझे ले जाया तो मैंने जाकर के मोदी साहब को सबसे पहले यही कहा था कि आप बीम के नीचे हैं तो भयंकर टेंशन में होंगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए कि यहाँ गुजरात में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानियाँ न हो। तो मैंने उनको कहा था कि अहमदाबाद से गांधीनगर का जो क्षेत्र है और गांधीनगर जो क्षेत्र है, इसमें जो साबरमती नदी है, इसके पार्ट को कम किया जाए, क्योंकि यहाँ धूल उड़ती है। और भी मैंने 4-5 सूत्र दिए थे, आपका रूम चेंज कीजिए, आपकी ऑफिशियल व्यवस्थाएं चेंज कीजिए। और मैं समझता हूँ कि वो प्रथम व्यक्ति थे मेरे जीवन के जिन्होंने 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी सारी 4-5 बातों को अपने ऊपर उन्होंने उतार लिया था।
और उसी समय जब भगवान की कृपा से उनके हाथ देखने की स्थिति आई, क्योंकि एक ज्योतिष का विषय है मेरा, तो मैंने, उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा कि कम से कम 20 साल का रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ हो रहा है। तो आदरणीय ने मुझे ये कहा था कि 20 साल की आप, वो हंसने लगे, बातें करते हो, यहाँ तो 20 पल का जो भरोसा नहीं है। मैंने कहा था कि ये निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने उनकी कुर्सी को सेट किया था वहाँ मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर में। उसके बाद में एक दो बार और मुलाकातें हुई। ये बात तब की जब वो सीएम थे? हाँ, सीएम थे, मुख्यमंत्री गुजरात के थे जी। और अभी जो लोकसभा बनी है, तो उसके पहले मैंने मेल डाल करके और लोकसभा के लिए मैंने खूब उनको निवेदन किया था। व्यक्तिगत से मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से, उनके लोगों के माध्यम से, इसके अपने मोबाइल के माध्यम से, कि आप जो है लोकसभा मत बनाइए, ये लोकसभा गलत बन रही है जो भारत की लोकसभा है। क्यों? क्योंकि उन दिनों राजस्थान विधानसभा की चर्चा बहुत जोरों पर रही है, और राजस्थान विधानसभा से मैं पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब सबसे पहले हमारी जो है, सर मैं राजस्थान विधानसभा पे भी आऊंगा, लेकिन एक बार लोकसभा वाली जो नई लोकसभा की लोकसभा जो स्थिति है, ये लोकसभा जो है हमारी गलत बन चुकी है। और इसका जब वो बन रही थी तो मैं स्वयं गया था वहाँ, भूमि देख करके आया, और उसका ट्रिंगल के ऊपर में मैं देख के आया। वहाँ मैंने काफ़ी दोष गिने और मैंने अपनी बात पहुँचाई आगे। लेकिन अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि उन बातों पे अमल नहीं हो पाया। उसमें मेरा कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरी ये तय है कि मैंने उनको मेल डाली, वो मेल कल भी मैंने चेक। किस तरीके का दोष है जो नई विधानसभा सबसे लोकसभा पहले जो बनी होता है किसी व्यवस्था पे भूमि का, तो वो जो भूमि है वो भूमि दोष है, क्योंकि तिकोनी भूमि है। जहां नई लोकसभा बनी है, नई दिल्ली लोकसभा में। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरी बात जो है, उस भूमि के साथ साथ जो निर्माण हुआ है वो भी पूरा का पूरा लगभग 90% गलत है। ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। यदि कहीं कोई मीटिंग बुलाई जाए, कहीं कोई बातचीत की जाए, तो मैं इस विषय के ऊपर में अपना मंतव्य दे सकता हूं, स्पष्ट कर सकता हूं उसको। अधिकांश है वो जमीन, भूमि दोष भी है और भवन दोष भी है। तो क्या लगता है इस चीज के क्या नुकसान होते हैं? इस चीज के परिणाम ये आते हैं, यदि हम किसी भूमि और भवन पे दोषी पे रहते हैं, तो सबसे पहले वहां रहने वाले व्यक्ति की या व्यक्तित्व की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं रहती है। यह आपके परिवार पर भी ये चीज़ लागू होती है, और यही चीज़ आपके देश के ऊपर में, यही आपके भूमंडल पर होती है। तो वहाँ स्थिरता की कोई गारंटी नहीं रहती है। प्रथम बात तो ये आती है। दूसरी बात, जो हम मकान या निवास या बिल्डिंग क्यों बनाते हैं? सुख के लिए, सुकून के लिए। तो सुकून और सुख चीज नाम की जो चीज़ है, उस पर क्रोश लग जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। मैंने मध्य प्रदेश की, मैंने अरुणाचलम में, मैंने मेघालय के अंदर में, मैंने जो है राजस्थान में, मैंने छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मैंने कई विधानसभाओं का जो अवलोकन किया इसके ऊपर में, तो लगभग कईयों में कई दोष थे, तो मैंने कुछ ठीक भी किया है, ऐसा नहीं कि वो है। परंतु इस लोकसभा के बारे में मैं शुरू से ही, प्रथम दिन से ही विरोध में रहा हूं कि ये गलत दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति भवन भी गलत है। ये चीज़ मैंने पिछले दिनों मीडिया में खूब कही थी, जब हमारे राजस्थान का विषय चल रहा था, या बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूँ हमारा राष्ट्रपति भवन गलत है। तो उसके ऊपर में लोगों ने हंसी भी की। फिर नई लोकसभा बनी, ये तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो चुका है। लेकिन ये जब नई लोकसभा बनी है, करोड़ों रुपए का खर्चा भी हुआ है, तो वहाँ इन्होंने देखा तो होगी ये चीजें। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा जब कोई निर्माण होता है, जब हमें बुखार खांसी आ जाती है, तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सार्वजनिक व्यवस्था थी, इसमें आपको सबके सामने एक सूचना देनी चाहिए थी कि जो भी व्यक्ति आकर के इसमें सेवा देना चाहे, या जो भी व्यक्ति आकर के इसमें अपनी बात रखना चाहे, वो स्वतंत्र है। मैंने अपनी बात पहुंचाई है, मेल के द्वारा, ये मोबाइल व्यवस्था के द्वारा मैंने अपनी बात कही है वहाँ। या हमारे जो लोग थे, जो हमारे संपर्क में लोग थे, गुजरात में मैंने कम से कम 50 से ऊपर लोगों को ये बात कही है। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास में सुबह, महाराज जी आपकी बात अब मुझे याद आई है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, ये आज सुबह का विषय है, वो यहाँ कहने की बात नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी से कनेक्टेड व्यक्ति का फ़ोन था आज मेरे पास। अच्छा, क्या लगता है, बात अगर अभी राजस्थान विधानसभा की हम लोग कर रहे थे, राजस्थान विधानसभा को लेकर जब से नई विधानसभा बनी है, तभी से अक्सर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 200 विधानसभा है राजस्थान में, 200 के 200 विधायक कभी भी एक साथ यहाँ पर नहीं बैठे हैं, और ये काफ़ी चर्चाओं में। आदरणीय, जब ये विधानसभा बन रही थी, उन दिनों मैं जयपुर आ चुका था, और उसी समय में मैंने इनके समकक्ष जो भी जवाबदार लोग थे, उनसे मेरा मिलना जुलना हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
मैंने कहा कि ये वास्तु से दोषी बन रही है, इसको अभी ठीक किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है। तो सामने वाले पक्षों का ये कहना था कि इसकी, क्योंकि उस समय तक वास्तु का वह भी कहीं कोई ज़्यादा जानकारी में नहीं थी। जिस प्रकार से आज हमारे पास में बड़ा जो मोबाइल आता है, इस मोबाइल के द्वारा तो ये एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं, ये फ़ोन की व्यवस्था भी नहीं थी उस समय हमारे, ये थे या कॉलिंग वाले वो थे। तो उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र के बारे में राजस्थान तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें जो है यदि राजनेताओं में सबसे ज़्यादा इसमें किसी को सम्मान दिया, वास्तुशास्त्र को किसी ने सम्मान दिया, तो वो है नायडू साहब, जो आंध्र प्रदेश के 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। उन्होंने वहाँ के वैदिक वास्तुशास्त्रियों को बुला करके उस चीज़ के ऊपर में रिहर्सल की। हारना जीता अपनी बात है, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर में इस विधा को जागृत करने का उनका भी श्रेय जाता है। हमारे राजस्थान की जहाँ तक बात आती है, तो राजस्थान के अंदर में मैंने पिछले 20 सालों में 10 से ऊपर मैं विधानसभा जा चुका हूँ, बुला चुके हैं, मुख्यमंत्री तक बुला चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक बुला चुके हैं, सारे मंत्रीगणों से मेरे डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जवाबदारी लेने को नहीं है। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि राजस्थान की जनता कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती है, और जो मूल्यांकन होता है, ये वास्तु दोष की वजह से ही ये चीजें रही है कि कभी 200 विधायक एक साथ। बिल्कुल इसमें क्या है कि बड़ा दोष है हमारा, और वो बड़ा दोष क्या होता है कि जनहानि का भी दोष है। तो जनहानि का दोष का मतलब होता है कि वहाँ आपको जो है पूरी संख्या प्राप्त नहीं हो पाएगी, और वो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। और उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल जो लोग वहाँ रहे हैं मंत्रीगणों के रूप में, वो सारे उसके अनुभव है। मेरी कम से कम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के कम से कम 30 से 35 रिकॉर्डेड व्यक्तियों के मेरे पास में वो है जिनसे मेरी इस बारे में चर्चा हुई है, और विधायकों की तो लंबी कतार है। लेकिन सरकारों ने या प्रशासन ने कभी भी कोई जवाबदारी नहीं लेना चाहता है। हाँ, सुमित्रा सिंह जी एक ऐसी विधानसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने कहा था महाराज जी यहाँ मैं 10% 15% आपकी बात मान सकती हूँ, पूरी चीज़ें, जबकि कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, सबका इलाज है, संभव है। अच्छा, इलाज संभव है आज की तारीख में बदलने के बाद भी? मैं प्रमाणित करता हूँ, यदि जो भी इसमें दोष है, यदि कोई व्यक्ति सामने आकर के इस पर डिस्कस करता है, तो मैं उसको लिखित तौर के ऊपर में जो आश्वस्त करता हूँ, बिना मूल्य के, बिना दक्षिणा के, मैं उनको सेवा देने के लिए हूँ। और इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 लोगों की सेमिनार बुला ले, यदि हम गलत कर रहे हो तो, यदि मैं गलती की ओर जा रहा हूँ तो मैं उसको प्रमाणित करता हूँ। लेकिन इसको करना तो पड़ेगा, अन्यथा राजस्थान की स्थिति डगमगाएगी, जिसको हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और ये आगे तक चलता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वास्तु का हिंदी अर्थ वास्तव में होता है। मैंने इस बार भी कम से कम 25 के ऊपर विधायकों के, जिसमें 8-10 मंत्री बन चुके हैं, उनको वास्तु सलाह दी थी। ईश्वर की कृपा से वो सारे के सारे टॉप के मंत्री है। उसमें हमारे क्षेत्र के माननीय झावर सिंह खरा साहब भी है, जिनको मैं पिछले 20 सालों से सेवाएं देते आ रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को उनको निवेदित करता रहा हूँ। एक हमारे और भी है, नाम लेना ज़्यादा उचित नहीं होगा झावर जी का, इसलिए कि वो मेरे अपने हैं। एक गौशाला का भी जिक्र है। जी, गौशाला जैसे अब सबसे बड़ी अपनी यहीं की मान लो हिंगोनिया गौशाला है, ये हमेशा पीड़ित रही है। आज के 3-4 साल पहले कोरोना काल का समय चल रहा था, तो मुझे कोई एक भक्त लेकर के गए, वो लेकर के गए, तब तक इसको हमारे हरे राम हरे कृष्ण वाले संस्थान मिशन ने इनको अपने हाथ में ले ली थी। मैं उस भूमि में जा कर के देखा तो मुझे प्राप्त हुआ कि यहाँ काफ़ी सारी गलतियाँ हो रही है, भयंकर दोष है। तो उस वजह से नुकसान। हाँ, गौ माता भी इस दोष को दूर नहीं कर पाती है। ये तो वास्तविक चीज़ है। मान लीजिए वास्तु क्या होता है, जैसे एक मेरा चश्मा है, अब इसमें ये चश्मे ये तरीका है, ये वास्तव है, और इसको मैं यूँ लगाऊँ तो ये बेवकूफ़ी है, और हमको कुछ नहीं करना पड़ता, इसको ये करना पड़ता, बस ये कर दिया हमने। अब आती दक्षिणा की बात, तो मैंने तो राजनेताओं से आज तक किसी ने भी मुझे वो नहीं दिया, तो अब क्या देंगे। एक चूंकि देखिए माहौल और वक्त बदल रहा है, लोगों की भागम भाग वाली ज़िंदगी है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आजकल एकल परिवार है, बहुत ज़्यादा तादाद में। फ्लैट संस्कृति शुरू हो गई है। अक्सर वास्तुशास्त्रियों को ये कहते सुना है कि अमुक दिशा की तरफ आपका रूम होना चाहिए, अमुक दिशा की तरफ हमारे आपका दरवाजा शेखावाटी होना के भारत देश में सबसे ज़्यादा महाजनों का जो वर्चस्व रहा, चाहे वो कोई ग्रुप हो, तापड़िया हो, डालमिया हो, बंसल हो, बजाज हो, जो भी हो, वो सारे के मोदी हो, सारे के सारे ग्रुप जो है वर्ल्ड के अंदर में अर्थ व्यवस्था में मजबूत रहे, क्योंकि उनके 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 चौकों की हवेलियाँ हुआ करती थी। उनके विचारों का एक विस्तृतकरण था। लेकिन पिछले कई समय से हम लोगों ने उस वास्तु संस्कृति को
काट छांट कर लिया। अब जहाँ तक फ्लैट की बात आती है, आदरणीय, फ्लैट के अंदर में भी इस विषय का बड़ा प्रभाव होता है। यदि आपके पास 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, जहाँ भी हो आपके, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट हो, सबके अंदर में इसका वजूद कायम रहता है। ये हम हज़ारों वर्ष के रिसर्च के बाद बात कर रहे हैं। तो किस तरीके के, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपना, अगर आप फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट के लिए कहा जाता है कि दिशा ये होनी चाहिए, रूम का दरवाज़ा इधर होना चाहिए, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, क्या वो संभव हो पाती है? जी बिल्कुल संभव है। कम से कम 1 लाख से ऊपर परिवारों को मैंने जो है ईमानदारी से सेवाएं दी है। और जब 1 लाख को दे सकते हैं तो क्यों नहीं आगे, ये चीज़ें आज बहुत ज़्यादा है। हज़ारों वास्तुशास्त्री अपने राजस्थान के अंदर में सैकड़ों की संख्या में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री है। भारत में तो ये लाखों की संख्या में, तो क्यों ना उनका सदुपयोग किया जाए। जब दुबई जैसा देश हमारे यहाँ से बुला करके हमारी सेवाएं ले सकता है, हमारे ओमान जैसा, अभी मैं पिछले 4 देशों की यात्रा करके आया हूँ, तो वहाँ की बिल्डिंगें मैंने देखा, तो वो लोग वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका पूरा का पूरा वास्तु दृष्टि से है या नहीं है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो वास्तुशास्त्र से आज शीर्ष के ऊपर में है। इसलिए इसको हम नगण्य नहीं कह सकते, इसको हम अपने उससे निकाल नहीं सकते हैं। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी दोष है? भयंकर दोष है। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का भी जो है कई बार मेरा जाना आना हुआ है, वहाँ है, तो उसका नतीजा यह था कि पेपर लीक का मूल समस्या पे हम जाते नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दृढ़ता के साथ कहता हूँ, यहाँ का नगर निगम, यहाँ की सरकारी भवनों को, यहाँ की उस व्यवस्था को यदि ठीक कर लिया जाए तो निश्चित तौर के ऊपर में प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का एक नाम लेने की एक अच्छा विषय है, पिछले 10-12 सालों से इनके कार्यालय में तोड़फोड़ चालू है। मेरा कभी 1-2 बार जाना हुआ है, लेकिन और हमारे वास्तु भाई लग रहे, क्यों हमारी भी टीम में जैसे ड्रिंकर को ड्रिंकर चाहिए, मीटिंग होती है, एक टीवी वाले को टीवी वाला चाहिए, नेता को नेता चाहिए, तो हमारी जब मीटिंग होती है आपस में हमारे समूह की, तो बात करते रहते, महाराज जी आज मैं वहाँ जाके आया था महाराज जी। और मुझे जो है ये सारे के सारे जयपुर के या राजस्थान के वास्तुशास्त्री एक सम्मान देते हैं। तो देखिए एक बड़ा विषय है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज जब बड़ी तादाद में सरकारी बिल्डिंगें भी बनती है जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और अगर वहां पर भी वास्तु दोष रहे तो सवाल उठते हैं। और जैसा कि शास्त्री जी का कहना है कि राजस्थान की भी कई इमारतें आज वास्तु दोष से ग्रसित हैं। राजस्थान की नई विधानसभा की बात की जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन हाँ संभावनाएं हैं कि अगर सही वक्त पर अगर उनमें सुधार किया जाए तो काफ़ी कुछ जो समस्याएं हैं उनसे भी बचा जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार वास्तुशास्त्र का जो प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग मानने लगे हैं, क्योंकि ये भी एक विज्ञान का ही जरिया है, और विज्ञान भी इसको मान चुका है कि हाँ वास्तुशास्त्र भी कोई चीज़ है और इसके जरिए आप अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े आज के कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।